हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। ओके, जब भी आप किसी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं उस टाइम पे कंडक्टेंस पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में किस तरह से वेरिएशन देखने को मिलता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये मान लो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो कि ये आपने लिया है NaCl जो कि Na और Cl माइनस की फॉर्म में रहेगा। ओके, सॉल्यूशन बनाया है आपने यहाँ पे वाटर में, तो कुछ ये आयंस भी तो रहेंगे। फाइन, अब जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो इसमें और आप क्या डाल देते हैं, सॉल्वेंट डाल देते हैं। यहाँ पे वाटर तो है हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, NaCl। तो NaCl क्या है, सॉल्यूट यानी कि विलय, राइट। और H2O यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी विलायक। ओके, तो ये हमारा एक क्या बना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना है। क्योंकि NaCl क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होता है। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना। अब हम कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डाइल्यूशन कर दिया। ओके, मान लो कि ये 1 m का था, ये कितना था, 1 m का था। अब हमने इसको क्या कर दिया है, मान लो m/10 कर दिया। ओके, m/10 कर दिया यानी कि डाइल्यूट कर दिया हमने इसको। तो अब हम कह रहे हैं कि जब हमने डाइल्यूशन करवाया उस टाइम पे कंडक्टेंस पर क्या वेरिएशन देखने को मिला और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा पे क्या वेरिएशन देखने को मिला। तो हम कहेंगे कि डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस तो बढ़ता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो घटता है। ओके, क्योंकि कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ओके, जितने भी आयंस बने हैं हमारे इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जितने भी आयंस बने हैं, तो आयंस की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, कंडक्टेंस भी यहाँ पे बढ़ती है। ओके, पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। उस टाइम हमने कहा था कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उससे हम बताएंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। अगर नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में ज्यादा है तो हम कहेंगे कि कप्पा ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में कम हुए हैं तो हम कहेंगे कि कप्पा डिक्रीज हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो आपको यहाँ समझना होगा कि ये जो NaCl था, ठीक है, ये NaCl था, अगर इसमें और वाटर के साथ इसको बनाया था हमने सॉल्यूशन, राइट। अब इसमें आपने और वाटर डाल दिया तो इलेक्ट्रोलाइट तो कौन है, हमारा NaCl है। अब आपने इसमें और वाटर डाल दिया है, ठीक है। और वाटर डालने पर क्या हुआ कि जो आयंस बनने थे इस पर्टिकुलर एरिया में डाइल्यूशन हो गया इतना। NaCl तो उतना ही है अब भी, ठीक है, NaCl नहीं डाला है, वाटर डाला है। तो एक पर्टिकुलर एरिया अगर मैं सेलेक्ट कर लूं तो वहां पे H+ और OH- तो आयन तो ज्यादा होंगे, पर NaCl की मात्रा उस पर्टिकुलर एरिया में तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि इस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में कंडक्टेंस कम होने की वजह से कहेंगे कि इस सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ। डाइल्यूशन के साथ जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होता है, पर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ओवरऑल आयंस का नंबर तो बढ़ा है। कैसे, Na और Cl तो उतना ही रहा, पर आपने और विलियन जो है इसमें ऐड किया है डाइल्यूट करने के लिए, तो और ज्यादा H+ और OH- आए हैं हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ओवरऑल आयंस का नंबर तो बढ़ा है, तो हम कहेंगे कंडक्टेंस बढ़ा है। पर 1 सेंटीमीटर एरिया में
जो है वो NaCl का जो कंसंट्रेशन था वो घटा है, इसलिए हम कहेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। तो ये तो था स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में और कंडक्टेंस के बारे में। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस तरह से वेरी करेगा यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला देखा था कि वहां पे क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू वी, यही होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इंटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम है ओवरऑल उस सॉल्यूशन का, राइट। तो कप्पा भले ही यहाँ पे डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, पर आयतन तो बढ़ रहा है, आपने सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा H2 ऐड किया है, तो इस V की वैल्यू तो बढ़ी है, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ओवरऑल जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से तीन चीजें आपको पता चल गई कि जैसे ही डाइल्यूशन करवाएंगे कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ओवरऑल का आयंस का नंबर बढ़ा है। कप्पा जो है डिक्रीज होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्यों, क्योंकि पर यूनिट एरिया में जो है वो NaCl के जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन घटी है। इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो वॉल्यूम पे निर्भर करता है, उसके फॉर्मूला में है वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के साथ जाएगा। तो ये रीजन है कि इस तरह से ये तीनों जो है कंडक्टेंस स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और डाइल्यूशन के साथ वेरी करते हैं। तो यहाँ ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस, ओके। आपने क्या किया है कि एक सेल लगाया है, उसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है एक कैथोड है, ओके। अब इस एनोड और कैथोड के बीच में आपने एक कंपार्टमेंट लगा दिया है, एक ये कंपार्टमेंट है आपका, इसे हम कहेंगे पोरस डायफ्राम, पोरस डायफ्राम, ठीक है, पोरस डायफ्राम। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये पोरस डायफ्राम जो है यहाँ पे ये है आपका एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है, ये है आपका एनोडिक कंपार्टमेंट, ये है आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट, ओके। और ये जो बीच का एरिया है आपका है पोरस डायफ्राम, ओके। अब आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि ये जो आयंस है, कौन से, ये प्लस आयन और माइनस आयन जो एनोडिक और कैथोडिक दोनों ही कंपार्टमेंट में इनिशियल स्टेज पर तो सेम नंबर्स में प्रेजेंट है, पर जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो क्या होता है कि आयंस जो है वो किस तरह से मूव करेंगे और मूव करने पर उन आयंस की स्पीड क्या होगी, उनकी चाल क्या होगी, एक दूसरे के रिलेटिव चाल देखेंगे हम यहाँ पे, एक पर्टिकुलर की नहीं देखेंगे, रिलेटिव चाल क्या होगी कैटायन की और एनायन की, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, और हाँ, इनकी रिलेटिव स्पीड से ट्रांसपोर्ट नंबर किस तरह से अफेक्ट होते हैं, साथ ही किस तरह से जो है सेल में कंसंट्रेशन चेंज होती है, क्योंकि आयंस के मूवमेंट की वजह से ही सेल की एनोड पर और कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो है वो कंसंट्रेशन में चेंज देखने को मिलेगा। तो इसको समझते ही आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कैसे, यहाँ पे फर्स्ट केस हमारा है कि चलो फर्स्ट केस में हमने देखा कि यहाँ पे 4 एनायन है और 4 ही जो है वो कैटायन है, ठीक है, इधर भी 4 एनायन 4 कैटायन, और बीच में आप नोटिस करेंगे कि जो पोरस डायफ्राम है वहां पर चारों स्टेप के दौरान आयंस की कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। ये जो है आपको समझ में आएगा जब हम हिटॉफ विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 6 थे, ओवरऑल 6 तो क्या है कैटायन है और 6 ही एनायन है, ओके। पर एनोड की तरफ जो है वो 4 कैटायन 4 एनायन, फर्स्ट स्टेप में 4 कैटायन 4 एनायन, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं एनायन मूव करेंगे, ठीक है। पहला केस लिया हमने कि अगर कैथोडिक से एनोडिक कंपार्टमेंट की ओर गति करें ऋणायन तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो दोनों एनायन थे, ये दोनों जो एनायन थे ये किस तरफ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे इस तरफ,
इसी तरफ करेंगे क्योंकि ये एनोड पे क्या है प्लस, तो माइनस कहाँ जाएगा एनोड पर और प्लस कहाँ जाएगा कैथोड पर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन दो एनायन जो है मूव किए एनोड की तरफ और ये आ गए यहाँ पे। और उस दौरान जो है कैटायन में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक कैटायन में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि सिर्फ ऋणायन मूव करते हैं एनोड पर, वो भी दो। थर्ड जो प्रोसेस है उसमें देखेंगे हम कि थर्ड प्रोसेस में देखते हैं यहाँ पे कि दो कैटायन मूव करेंगे एनोड की तरफ और यहां से दो एनायन मूव करेंगे एनोड की तरफ, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेप है इसका कहने का क्या मतलब है कि धनायन और ऋणायन जो है अगर दोनों की चाल सेम हो, दोनों की स्पीड सेम हो, तो उस केस में जितने कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेंगे उतने ही एनायन एनोड की तरफ भी मूव करेंगे। कब? थर्ड स्टेप में, जब दोनों की स्पीड कैटायन और एनायन की सेम हो। यहां मैं लिख देती हूं when speed of both cation and anion are same, ठीक है। जब दोनों कैटायन और एनायन की स्पीड सेम हो तो दो ही कैटायन एनोड की तरफ मूव किया और दो ही एनायन जो है वो कैथोड की तरफ मूव किए कैटायन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस वजह से हुआ क्या, कंसंट्रेशन में या फिर पेयर्स में किस तरह से डिफरेंस देखने को मिला। तो यहाँ जो थे, मैं रेड में लिख रही हूँ, जो मूव कर गए हैं वो रेड में, ठीक है, यहाँ पे जो मूव कर गए थे, और यहाँ पे लिख रही हूँ जो प्लस मूव कर गए थे वो रेड में, ओके, ये मूव कर। अब आप देखेंगे कि एनोड पे जो आपका आयन का युग्म है वो कितना बचा, 2 बचा। इधर कैथोड पर भी जो आयन का युग्म है वो कितना बचा, 2 ही बचा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जब दोनों की स्पीड सेम हो तो एनोड और कैथोड दोनों कंपार्टमेंट में आयंस के युग्मों की संख्या सेम रहती है, ठीक है। ये एक पॉइंट यहां से क्लियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर स्पीड चेंज हो जाए किसकी, धनायन जो है वो ऋणायन की तुलना में दुगनी गति से स्पीड करे, धनायन जो है वो ऋणायन की तुलना में, धनायन की स्पीड ऋणायन की तुलना में डबल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये इसको सही कर दो, ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे एक माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस, फाइन, ओके। थर्ड जो है फोर्थ जो केस है हमारा, when cation has speed twice of anion, ओके। जब कैटायन की स्पीड क्या है, एनायन की स्पीड से 2 गुनी है, उस केस में देखो क्या होता है, उस केस में ये जो यहाँ पे 2 कैटायन थे वो दोनों कहाँ मूव कर गए, ये दोनों मूव कर गए इधर, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी देखो स्टार्टिंग में कितने थे, 4 थे, 4 तो यहाँ पे ये है और 2 मूव कर गए इधर, यहाँ से आए तो ये ओवरऑल यहाँ पे हो गए 6। पर हमने कहा कि कैटायन की तो स्पीड ज्यादा थी एनायन से दुगनी थी, तो हम यहाँ पे कहेंगे चलो 2 तो कैटायन मूव कर गए, पर एनायन ने कितना मूव किया, कितने एनायन मूव कर गए, तो एनायन यहाँ पर एक ही मूव किया, एक ही एनायन ने यहाँ से मूव किया। जैसे कि यहाँ पे देखो कैथोडिक कंपार्टमेंट में यहाँ पे 4 एनायन थे, पर यहाँ से जो है ये वाला एनायन ही इधर मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला एनायन था इधर मूव किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिफरेंस आया वो कितना है, ओवरऑल 3 एनायन है, 3 एनायन है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 कैटायन है, क्योंकि 3 तो जो है यहाँ पे 3 एनायन है और 3 ही कैटायन है। और एनोडिक कंपार्टमेंट में जो युग्म है आयन के वो कितने हैं, 2, और जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है वहां पे जो आयन के युग्म है वो कितने हैं, 3। तो अब यहां से आपको समझ आ रहा होगा, ये
3 आयन के युग्म है यहाँ पे, 3 और ये 2, ठीक है, 2 इधर से मूव किया और 1 इधर से आयन मूव किया। ओके, तो अब आपको यहाँ क्लियर देखने को मिलेगा कि कैथोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट की तुलना में क्या है, ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप इस पूरे को एक्सप्लेन करके चारों स्टेप को देखते हुए आप कह सकते हैं यहाँ से कि किसी भी इलेक्ट्रोड के आसपास सांद्रण में कमी उससे परे चलने वाले आयन की चाल के समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप फॉर्मूले से एक्सप्लेन करना चाहे तो हम कहेंगे कैथोड में कितनी कमी हुई है सांद्रता की और एनोड में कितनी कमी हुई है, वो किस पे डिपेंड करेगी, उनके ऋणायन और धनायन की स्पीड पर। तो यहाँ एक फॉर्मूला है वो लिखो कि कैथोड के चारों ओर सांद्रता में कमी, क्योंकि कमी तो देखो हुई है, हाँ कैथोड पर कंसंट्रेशन एनोड की तुलना में ज्यादा है, पर फिर भी कमी तो हुई है। कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी तो हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखेंगे हम तो स्टार्टिंग में कितने थे, 4 युग्म थे। स्टार्टिंग में कितने थे, यहाँ पे 4 युग्म थे। ओके, और अब कितने रह गए, अब सिर्फ 3 युग्म रह गए। तो ओवरऑल देखें तो कमी तो हुई है, ठीक है, पर एनोड की तुलना में कमी कम हुई है, क्योंकि एनोड पर अब सिर्फ 2 ही युग्म है। तो हम कहेंगे कि कैथोडिक में जो कमी है वो किसके बराबर होगी, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऋणायन की चाल के, यानी कि स्पीड के। सॉरी, ओके। और एनोडिक कंपार्टमेंट में जो कमी हुई है, एनोड के चारों ओर जो कमी हुई है इलेक्ट्रोलाइट की, एनोड के चारों ओर सांद्रता में कमी किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी धनायन की चाल के, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट आया था, ये कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बना है, यहाँ पे फॉर्मूला बना है कैथोड के चारों ओर सांद्रता में कमी अपॉन एनोड के चारों ओर सांद्रता में कमी इज इक्वल टू ऋणायन की चाल बाय धनायन की चाल। क्लियर ये चीज। तो ये था पूरा रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस कि किस तरह से अगर एक की स्पीड ज्यादा है और दूसरे की कम है तो किस तरह से कंसंट्रेशन वगैरह चेंज होती है एनोड के चारों ओर। दोनों की चाल सेम है तो किस तरह से चेंजेस देखने को मिलते हैं एनोड और कैथोड पर कंसंट्रेशन के, ठीक है। और अगर एक ही तरफ से मूवमेंट हो रहा है, यानी एक की चाल बहुत ही कम है, एक ही तरफ से मूवमेंट हो रहा है आयंस का, तब किस तरह से हमें कंसंट्रेशन चेंज होती हुई दिखती है एनोड और कैथोडिक कंपार्टमेंट में, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या निकला कि चाहे आयनों की आपेक्षिक गति जो भी हो, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले आयन हमेशा समान मात्रा में होते हैं। देखो किसकी भी स्पीड ज्यादा हो, यहाँ पे स्पीड कैटायन की ज्यादा थी तो दो इधर मूव कर गया और एनायन की कम थी तो एक उधर मूव कर गया। पर जो ओवरऑल आप देखेंगे कि एनोड पर ओवरऑल जो है डिपोजिशन कितना हुआ एनायन का, 3 एनायन आए। इसी तरह से कैथोड पर भी कितना हुआ, 3 ही आए। ट्वाइस था भले पर फिर भी आयन तो यहाँ 3 ही आए। जब दोनों का स्पीड सेम था तब इधर भी 4 ही आए और इधर भी 4 ही आए, ठीक है। और जब दोनों की स्पीड में से सिर्फ 2 मूव किए तब भी इधर भी डिपोजिशन कितना हुआ, 2 का ही हुआ और इधर भी डिपोजिशन कितना हुआ, 2 का ही हुआ। तो ये कह रहा है कि चाहे उन आयंस की रिलेटिव स्पीड कुछ भी हो, इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले आयंस है ये वाले सारे, ठीक है, उनकी संख्या तो हमेशा सेम ही रहेगी। क्लियर।
तो ये थे इन दोनों का निष्कर्ष, इस रिलेटिव स्टेबिलिटी को पढ़ने का निष्कर्ष क्या है, समझ में आ गया। 2 पॉइंट यहाँ पे। अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर की तरफ कि ट्रांसपोर्ट नंबर किसे कहते हैं। ओके, तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है कि जो पूरा करंट पास हो रहा है एक सेल में, उसका कितना पार्ट है, उसका कितना भाग है जो एक आयन कैरी करता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। ओके, तो यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं कि पूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो एक आयन ले जाता है वह उस आयन का अभिगमनांक कहलाता है। ओके, अगर जो एनायन है उसका आपको ट्रांसपोर्ट नंबर चेक करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि ऋणायन द्वारा ले जाई जाने वाली विद्युत धारा कितनी है, एक एनायन कितनी करंट जो है वो कैरी करता है अपॉन टोटल करंट। क्लियर, एक एनायन कितना करंट कैरी करेगा उसकी मात्रा अपॉन टोटल करंट। इसी तरीके से अगर आपको किसी कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर चेक करना है तो आप कहेंगे एक कैटायन कितना करंट कैरी करेगा अपॉन टोटल करंट। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो विद्युत धारा के बेसिस पे अभिगमनांक जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आप स्पीड के बेसिस पर भी जो है वो अभिगमनांक कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल विद्युत धारा की जो मात्रा होती है, टोटल विद्युत धारा की मात्रा A जो है यहाँ पे वो किसके बराबर होती है, ऋणायन की चाल यानी कि स्पीड ऑफ एनायन प्लस स्पीड ऑफ कैटायन, स्पीड ऑफ कैटायन। ठीक है, स्पीड ऑफ एनायन और स्पीड ऑफ कैटायन के योग के बराबर होती है टोटल जो करंट पास होगा। ओके, अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे आप जो है अभिगमनांक किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक एनायन द्वारा कैरी किया गया, एक एनायन की स्पीड अपॉन एनायन और कैटायन की स्पीड का योग। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर आ गया एनायन का। कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो हम कहेंगे कैटायंस की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ एनायन प्लस स्पीड ऑफ कैटायन। ठीक है, ये म्यू सी क्या है, ये म्यू सी यहाँ पे है स्पीड ऑफ कैटायन, और म्यू ए क्या है, यहाँ पे म्यू ए है स्पीड ऑफ एनायन। ओके, जो टोटल होता है अभिगमनांक वो होता है यहाँ पे t प्लस t माइनस इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, किसी एक का दे रखा हो अभिगमनांक, ओके, और दूसरे का निकालना हो, जैसे कि मान लो मेरे पास दे रखा है ये t माइनस यानी कि एनायन का अभिगमनांक दे रखा है और मुझे कैटायन का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 1 में से माइनस कर दूंगी। ठीक है, ये 1 माइनस t माइनस, अगर मुझे ये दे रखा है तो मैं आराम से कैटायन का अभिगमनांक निकाल सकती हूँ। ठीक है, और क्या तरीका है, अगर स्पीड्स दे रखी है और एक का आपने निकाल लिया है और दूसरे का निकालना बाकी है, तो उस केस में हम इस तरह से लिख सकते हैं, मान लो कि आपने सिर्फ स्पीड दे रखी थी दोनों की और फिर आपने क्या किया कि आपने निकाल दिया एनायन का अभिगमनांक, अभी आपको निकालना है कैटायन का, तो सिंपल सा है, एनायन का निकाल दिया है तो ये म्यू ए प्लस म्यू सी। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है चीज, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे अभिगमनांक को। आगे जो हिटॉफ विधि पढ़ेंगे उसमें ये जो दोनों आपने अभी तक पढ़े हैं टॉपिक, रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस और ट्रांसपोर्ट नंबर, ये यूज में आएंगे। ओके, थैंक यू।